आम बेचते हुए अपनी बहन को पीठ पर उठाए। एक लड़के की मुलाकात एक करोड़पति महिला से हुई और उस थैले में रखे एक कागज के टुकड़े ने उसे सड़क पर ही फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। अगर उस दोपहर उसने गलती से सड़क के उस पार न देखा होता तो शायद उसकी पूरी जिंदगी खामोशी में गुजर जाती और उसे कभी पता न चलता कि उसकी यादों का एक टुकड़ा मुंबई की चिलचिलाती गर्मी में एक जीवित रूप ले चुका है। मुंबई सेंट्रल बस डिपो के बीच सूखी खांसी की आवाज़ एक छोटे से चाकू की आवाज़ में मिल गई। एक कोने में एक दुबला पतला सांवला लड़का अपनी छोटी बहन को पीठ पर उठाए हुए था। उसके नंगे पैर सड़क की धूल से स्ने थे। उसकी शर्ट का रंग उड़ चुका था, कंधे घिस चुके थे और कॉलर पसीने और धूप से सिकुड़ गया था। रोहन सिर्फ 6 साल का था, लेकिन उसकी काली आंखों में बचपन की मासूमियत नहीं थी। उन आंखों में आधी झिझक और आधी कठोरता थी, जैसे उसे अपनी और किसी कमजोर की देखभाल करने की आदत हो गई हो। प्रिया, 4 साल की बहन ने अपना सिर भाई के कंधे पर टिका रखा था। उसके गाल बुखार से लाल थे। जब भी खांसी का दौरा पड़ता, उसका छोटा सा शरीर कांप उठता। भाई ने अपने पतले हाथ से धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाई। उसकी हरकतें धीमी और धैर्यपूर्ण थीं, जैसे उसे डर हो कि बहन को दर्द होगा। दोनों भाई बहन के सामने एक पुरानी प्लास्टिक की टोकरी थी, जिसमें पीले आम के कुछ पैकेट बड़े सलीके से रखे हुए थे। मीठे आम हैं आंटी, प्लीज़ खरीद लो। रोहन की आवाज़ धीमी लेकिन साफ थी। उसने बस के इंजन के शोर को दबाने के लिए जोर से बोलने की कोशिश की। दूसरे लोगों की तेज आवाज़ें थीं। कई लोग गुजरे। कुछ ने दोनों को दया भरी नज़रों से देखा, लेकिन फिर जल्दी से आगे बढ़ गए। कुछ ने थ्योरियां चढ़ाईं जैसे वे कुछ गलत कर रहे हों। फूलों वाली ड्रेस और काला चश्मा पहने एक औरत रुकी, होंठ सिकोड़कर बोली, हे भगवान, आजकल लोग सामान बेचने के लिए बच्चों का कितना इस्तेमाल करते हैं। इतनी सी उम्र में बहन को पीठ पर लाद कर दया की भीख मांग रहा है। रोहन ने सिर झुका लिया, उसके छोटे कंधे कांप उठे। नहीं आंटी, मैं सच में आम बेच रहा हूँ। मेरी बहन बीमार है, मुझे उसके लिए दवा खरीदने के पैसे चाहिए। भाई की आवाज़ सुनकर प्रिया ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें उठाकर उस अजनबी औरत को देखा और फिर पास खड़े एक अंकल से बोली, अंकल, मैं बीमार हूँ भैया। कह रहे थे कि सारे आम बिक जाएंगे तो माँ के लिए खाना खरीदने के पैसे आ जाएंगे। पर माँ कहाँ है अंकल? उस मासूम सवाल ने बड़ों के दिल में सुई की तरह चुभन पैदा कर दी। डांटने वाली औरत चुपचाप वहां से चली गई। कुछ और लोग रुके, लेकिन ज्यादा देर कोई नहीं ठहरा। सड़क के दूसरी ओर एक काली चमकदार कार रुकी। खिड़की का शीशा नीचे हुआ और एक युवा महिला का चेहरा सामने आया। हल्का मेकअप था, लेकिन आंखों में गहरा दुख छिपा था। मीरा चुपचाप बैठी थी, उसकी नजरें अनजाने में सड़क के कोने पर टिक गईं। उसने एक दुबले पतले लड़के को अपनी बहन को पीठ पर उठाए देखा। उसने बहन को खांसते हुए देखा। उसने छोटे से हाथ को बहन की पीठ सहलाते देखा और उसके सीने में एक अजीब सी धड़कन उठी। उसने ड्राइवर को रुकने के लिए कहना चाहा, लेकिन फिर झिक गई। इस शहर में कितने ही दुखियारे हैं, हर किसी की मदद तो नहीं की जा सकती। चलो। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। कार चल पड़ी पीछे। खांसी और पुकार की आवाज़ें शोर में डूब गईं। मीरा को नहीं पता था कि यह एक नज़र उस तूफान की शुरुआत थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सूरज पश्चिम की ओर ढल गया, हवा थोड़ी ठंडी हो गई। रोहन प्रिया को पीठ पर लादे धारावी की एक तंग बस्ती में अपने किराए के कमरे की ओर चल पड़ा। आज वे सिर्फ 2 पैकेट आम बेच पाए थे, जिससे प्रिया के लिए एक कटोरी दलिया और कुछ बुखार की गोलियां खरीदने के पैसे ही जुटे थे। बस्ती की ओर जाने वाली गली
अंधेरी और नाली की बदबू से भरी थी। किराए का कमरा मुश्किल से 10 वर्ग मीटर का था। सबसे कीमती सामान एक फटी हुई चटाई और नायलॉन के थैले में कुछ पुराने कपड़े थे। दोनों की परछाई देखते ही कमला आंटी, जो 60 साल की गोल मटोल मकान मालकिन थीं, फूलों वाला सूट पहने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गईं। आ गए? कुछ बिका या नहीं जी? आज सिर्फ 2 पैकेट ही बिके। रोहन ने सिर झुका लिया। हे भगवान, 3 महीने हो गए, किराए का एक पैसा भी नहीं दिया। अगर मुझे तुम पर तरस ना आता तो कब का तुम्हारा सामान सड़क पर फेंक चुकी होती। ये क्या जिंदगी है, हमेशा बीमार ही रहते हो। वह बड़बड़ाई, लेकिन उनकी आवाज़ों में थोड़ी दया छिपी थी। रोहन चुप रहा। उसे आदत हो गई थी। वह जानता था कि कमला आंटी डांटती हैं, लेकिन दिल की अच्छी हैं। माफ़ कर दो आंटी, चलो। माफ़ी मांगने से पेट भरेगा क्या? अपनी बहन को अंदर ले जाओ, बेचारी बुखार से तप रही है। उन्होंने हाथ हिलाया और मुड़ गईं। रोहन बहन को सहारा देकर अंदर ले गया। उसने एक कपड़ा गीला करके प्रिया का चेहरा पोंछा और फिर उसे दवा खिलाने के लिए दलिया पकाने लगा। जब वह काम कर रहा था तो आधा खुला दरवाज़ा धीरे से खुला और चावल का एक छोटा पैकेट दरवाजे पर रख दिया गया। बिना देखे ही रोहन समझ गया कि यह कमला आंटी हैं। हर बार ऐसा ही होता था। पहले डांटती थीं, फिर मदद करती थीं। प्रिया खाना खाकर अपने पुराने टेडी बियर को गले लगाकर सो गई। रोहन उसके पास बैठकर शून्य में देखता रहा। प्रिया ने नींद में पूछा, भैया क्या माँ हमसे प्यार करती हैं? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी यादों में माँ एक खालीपन थी। उसकी दुनिया प्रिया और कमला आंटी थे। उसी समय शहर के बीचों बीच एक ऊंची इमारत में मीरा एक शानदार बिजनेस सूट में मीटिंग में बैठी थी। वह सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स के आंकड़ों के साथ ठंडी और निर्णायक थी। मीटिंग खत्म होने के बाद वह अपने निजी ऑफिस में लौट आई। रात में शहर बड़ी सी कांच की खिड़की से जगमगा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में यह सिर्फ एक खाली रंग का धब्बा था। उसका पति विक्रम अंदर आया। वह एक सजे धजे सूट में था। उसने चाय का कप मेज पर रखा। तुम फिर देर रात तक काम कर रही हो? इस वीकेंड सिंगापुर चलें? मेरा मन नहीं है। मीरा ने धीरे से अपने पति का हाथ हटा दिया। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। शादी के 5 साल में उसके पास सब कुछ था सिवाय मीरा के दिल के। वह जानता था कि उसकी पत्नी का एक अतीत है, एक ऐसा दर्द जिसके बारे में वह कभी बात नहीं करती। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को और सताओ। जो हो गया सो हो गया। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। विक्रम जानता था कि वह जोर नहीं दे सकता। वह चला गया, उसे उस बड़े कमरे में अकेला छोड़कर। जब वह अकेली होती तभी मीरा का मजबूत कवच टूटता था। दोपहर में बहन को पीठ पर उठाए उस लड़के की छवि बार बार लौट रही थी। उस लड़की की खांसी, उस लड़के की अनुभवी आंखें। 11 साल। उस दिन से इतना समय बीत चुका था जब वह एक 19 साल की लड़की अपने नवजात बच्चे को देने के लिए मजबूर हुई थी। जो घाव भर चुका था वह फिर से रिसने लगा। अगले दिन एक क्लाइंट से मिलने जाते समय मीरा की कार बस डिपो के पास से गुजरी और उसने फिर से रोहन और प्रिया को देखा। प्रिया का बुखार कम हो गया था, लेकिन वह अभी भी खांस रही थी। न जाने क्यों उसने ड्राइवर को गाड़ी किनारे लगाने को कहा। लड़के इधर आओ, उसने खिड़की नीचे की। जी, आपने मुझे बुलाया? रोहन झिझकते हुए बोला। बहन अभी भी उसकी पीठ पर थी। आम का एक पैकेट कितने का है जी? 50 रुपए का एक पैकेट। आम बहुत मीठे हैं, मुझे एक पैकेट दे दो। उसने 500 रुपए का नोट निकाला। बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बहन के लिए दवा खरीद लेना। कार चली गई। रोहन हैरान परेशान खड़ा रह गया। उसने उस नोट को ध्यान से रखा। वह
खुश भी था और चिंतित भी। उस रात घर पहुंचकर मीरा ने नौकरानी को आम की थैली रसोई में ले जाने के लिए कहा, लेकिन फिर अचानक रुक गई। देर रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो वह लिविंग रूम के अंधेरे में बैठी थी। उसकी नज़रें अनजाने में आम की थैली पर टिक ली। बहुत बस में केस आम की थैली पर टिक कर गई। उसने उसे खोला, एक फल निकालने का इरादा किया। उसके हाथ ने एक खुरदुरी चीज को छुआ। उसने एक छोटा पुराना कागज का टुकड़ा निकाला जो 4 बार मोड़ा गया था, जैसे किसी छात्र की कॉपी से फाड़ा गया हो। उसे खोलने पर पीली रोशनी में टेढ़े मेढ़े अक्षर दिखाई दिए। अगर माँ तुम्हें मिलूं तो मुझसे नफरत मत करना। मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। बस कुछ छोटे शब्द थे, लेकिन जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। आम की थैली उसके हाथ से गिर गई। पीले फल बिखर गए। मीरा का पूरा शरीर कांपने लगा। लिखावट इतनी जानी पहचानी थी कि रोंगटे खड़े हो गए, ठीक उसी याद के टुकड़े की तरह जिसे उसने गहरा दफन कर दिया था। वह कागज का टुकड़ा उस लड़के के आम के थैले में कैसे आया? मीरा सन्न रह गई। एक पल में उसके चारों ओर की दुनिया ढह गई। आप यह कहानी मन की आवाज़ टीवी चैनल पर सुन रहे हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, कहानी को शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उस पूरी रात मीरा सो नहीं पाई। वह छोटा सा कागज का टुकड़ा मेज पर उसके सामने एक पुराने घाव की तरह पड़ा था जो रिस रहा था। वह घंटों तक चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें उन टेढ़े मेढ़े अक्षरों से नहीं हटीं। भले ही ये एक बच्चे की लिखावट थी, फिर भी उसने हर झुकी हुई रेखा, हर अनाड़ी गोले को पहचान लिया, जो ठीक उसी तरह थे जैसे उसने 11 साल पहले लिखे थे। उस समय वह सिर्फ 19 साल की एक लड़की थी, मुंबई में खोई हुई, अपने बढ़ते पेट को संभाले हुए। उसके पिता ठंडे थे। उसकी माँ आंसुओं में डूबी रहती थी। वे उसे परिवार के लिए एक कलंक मानते थे और उसका प्रेमी बिना कुछ कहे गायब हो गया था। उसे इस अजनबी शहर में अकेला छोड़कर उसने परिवार के दबाव के बावजूद गर्भपात नहीं कराया। वह चुपचाप हर तरह का काम करती रही, मेजें साफ करना, बर्तन धोना, बस कुछ पैसे कमाने के लिए। जन्म के दिन दर्द इतना भयानक था कि लगा कभी खत्म नहीं होगा। उस सीलन भरे किराए के कमरे में फफूंद की गंध खून और पसीने की गंध में मिल गई थी। वह घबराई हुई और थकी हुई थी। गली के कोने पर ऑटो वाले रामलाल जी ने उसे देखा और एक छोटे से क्लिनिक में ले गए। वहां उसने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया। खुशी महसूस करने से पहले ही हकीकत सामने आ गई। उसके पास पैसे नहीं थे, दूध नहीं था, कोई सहारा नहीं था। फिर उसके परिवार ने उसे ढूंढ लिया। उसे कोई विकल्प नहीं दिया। उन्होंने उसे एक निःसंतान परिवार को बच्चा देने के लिए मजबूर किया। जाने से पहले घबराहट में उसने अपनी डायरी से एक कागज का टुकड़ा फाड़ा। कांपते हाथों से लिखा, अगर माँ तुम्हें मिलूं तो मुझसे नफरत मत करना। मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। उसने उसे बच्चे के लंगोट में एक लाल धागे के साथ रख दिया जो वह हमेशा अपनी कलाई पर पहनती थी। उसे विश्वास था या विश्वास करने की कोशिश की कि एक दिन कोई चमत्कार उसके बेटे को वापस ले आएगा। और अब वह कागज का टुकड़ा एक अजनबी लड़के के आम के थैले में था। वह तब तक स्थिर बैठी रही जब तक सुबह की हल्की रोशनी पर्दे से छन कर नहीं आई। बिना मेकअप, बिना ब्रांडेड कपड़ों के उसने सिर्फ एक हल्के रंग की शर्ट, जीन्स और फ्लैट जूते पहने। कई सालों में पहली बार वह बिना किसी ग्लैमर के कवच के घर से बाहर निकली। सुबह बस डिपो में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी शोर था।
इंजनों की आवाज़, यात्रियों को बुलाने की आवाज़ें, सामान उतारने की आवाज़ें मिलकर एक थका देने वाला शोर पैदा कर रही थीं। मीरा हर छोटी गली से गुजरी, उसकी आंखें हर जगह तलाश कर रही थीं। वह कल वाले कोने पर खड़ी हो गई। 1 घंटा फिर 2 घंटे बीत गए। धूप तेज होने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन दोनों भाई बहन कहीं नहीं दिखे। चाची, उसने पास में शरबत बेचने वाली से पूछा, आज आपने यहाँ आम बेचने वाले एक लड़के और लड़की को देखा है। अधेड़ उम्र की महिला ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में शक था। तुम उनसे क्या चाहती हो? फिर से डांटने आई हो? नहीं नहीं, कल मैंने उनसे आम कर रही थी। आम बेचने वाली से पूछा। खरीदे थे। देखा कि लड़की बीमार है। मैं उसे डॉक्टर को दिखाना चाहती थी। मीरा ने जल्दी से हाथ हिलाया। शरबत वाली की आवाज़ नरम हो गई। प्रिया कुछ दिनों से बीमार है। शायद उसका भाई घर पर ही होगा। वे लोग गली नंबर 1997 की बस्ती में रहते हैं। कमला आंटी का घर पूछना, कोई भी बता देगा। मीरा खुश हो गई। उसने जल्दी जल्दी धन्यवाद दिया और बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी। छोटी गली अंधेरी और सीलन भरी थी। कचरे और नाली की मिलीजुली गंध ने उसे अपनी नाक सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह टूटी ईंटों के ढेर और उलझे हुए बिजली के तारों के नीचे से गुजरकर एक पुरानी चाल के सामने पहुंची। कमला आंटी गोल मटोल सफ़ेद बालों वाली अंदर से पानी की बाल्टी लेकर बाहर आ रही थीं। एक अजनबी सलीके से कपड़े पहने महिला को गेट के सामने खड़ा देखकर उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी किसे ढूंढ रही हो। जी, क्या यहाँ रोहन और प्रिया नाम के 2 भाई बहन रहते हैं? तुम नगर निगम से हो या किसी चैरिटी से? उनकी आवाज़ में सतर्कता थी। नहीं, मैं बस एक राहगीर हूँ, उन दोनों की मदद करना चाहती हूँ। मीरा ने अपनी आवाज़ नरम रखने की कोशिश की। कमला आंटी ने हाथ बांधकर सीधे देखा। मदद? इस ज़माने में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। तुम क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। वे बच्चे गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उनके साथ कुछ भी कर सकता है। मीरा उलझन में पड़ गई। वह अपने दिल का शक जाहिर नहीं कर सकती थी कि शायद वह उस लड़के की माँ है। कमला आंटी ने सिर हिलाया। चलो तुम जाओ, यहाँ इस नाम का कोई नहीं रहता। गेट बंद हो गया। मीरा कुछ सेकंड खड़ी रही और फिर निराश होकर लौट गई। ऑफिस पहुंचकर वह अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। नेहा उसकी पर्सनल असिस्टेंट फाइलें लेकर अंदर आई और तुरंत समझ गई कि बॉस ठीक नहीं है। मैम, आप ठीक नहीं हैं क्या? मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? नहीं। मीरा झिझकी। नेहा, मैं तुमसे एक काम करवाना चाहती हूँ, बिल्कुल गोपनीय। नेहा ने सिर हिलाया। मीरा ने उसे उन 2 बच्चों के बारे में, उस कागज़ के टुकड़े के बारे में बताया और नेहा से एक स्टूडेंट बनकर जो बेसहारा बच्चों पर रिसर्च कर रही हो, जानकारी इकट्ठा करने को कहा। उस दोपहर नेहा जीन्स टी शर्ट और एक बैकपैक पहनकर गली नंबर 1997 पहुंची। उसने गली के कोने पर कुछ दुकानदारों से बातचीत की और फिर चतुराई से पूछताछ की। जानकारी मिली कि रोहन और प्रिया के माता पिता नहीं हैं। उन्हें बचपन से कमला आंटी ने पाला है। उन्हें वहां ऑटो वाले रामलाल जी लाए थे। रात में नेहा वापस आई। दूर से किराए के कमरे में झांका। उसने देखा कि रोहन अपनी बहन के कपड़े धो रहा है और फिर प्रिया को दलिया खिला रहा है। दोनों भाई बहन एक फटी हुई चटाई पर एक दूसरे से लिपटकर सो गए। यह दृश्य देखकर नेहा सन्न रह गई। उसने एक तस्वीर खींचकर मीरा को भेज दी। मीरा ने तस्वीर देखी और उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। उस तस्वीर ने उसे यकीन दिला दिया कि यह उसी का बेटा है। अगले कुछ दिनों तक नेहा दलिया, दूध, बिस्कुट लेकर आती रही, ये कहकर कि ये स्टूडेंट्स के ग्रुप से डोनेशन है।
धीरे धीरे कमला आंटी और पड़ोसियों को उसकी आदत हो गई। प्रिया नेहा से खूब बातें करती थी, लेकिन रोहन अभी भी सतर्क और कम बोलता था। एक हफ्ते बाद प्रिया की तबीयत बेहतर हो गई। मीरा से और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने खुद जाने का फैसला किया। उसने सादे कपड़े पहने, चिकन सूप और खिलौने खरीदे और गली में दाखिल हुई। उसे देखते ही कमला आंटी ने त्योरियां चढ़ाईं। तुम फिर आ गई, मैं बस बच्चों से मिलने आई थी, थोड़ा सूप लाई हूँ, मीरा ने विनती की। प्रिया दौड़कर बाहर आई। चिकन सूप देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। भैया, चिकन सूप कितनी अच्छी खुशबू है। रोहन अपनी बहन के सामने खड़ा हो गया। मीरा को घूरते हुए, तुम्हें चिकन सूप पसंद नहीं है या मैं कुछ और खरीदूं? मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। काफी देर बाद रोहन बोला। उसकी आवाज़ बचकानी लेकिन दृढ़ थी। कमला आंटी कहती हैं कि अजनबियों से खाने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्या पता आप मेरी बहन को ले जाएं? तो यह बात मीरा के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। वह सन्न रह गई। यह सिर्फ शक नहीं था, यह एक डर था जो उस लड़के के मन में घर कर गया था। वह जल्दी से उठी, पीछे हटी और गली से बाहर निकल गई। पीछे कमला आंटी की आवाज़ को अनसुना करते हुए, गाड़ी चलाते हुए उसके आंसू बह रहे थे। क्या पता आप मेरी बहन को ले जाएं? तो यह वाक्य उसके दिमाग में गूंजता रहा। वह समझ गई, इस लड़के के करीब जाने के लिए उसे एक ऐसा सबूत चाहिए था जिसे झुठलाया न जा सके। उसने नेहा को फ़ोन किया। मेरे लिए रोहन और प्रिया का जन्म प्रमाण पत्र पता करो। मुझे उनकी सही जन्म तिथि और जन्म स्थान जानना है। नेहा ने रामलाल जी को ढूंढना शुरू किया। पहले तो वह चुप रहे, लेकिन फिर बताया कि 6 साल पहले वह एक युवा लड़की जिसका नाम मीरा था को आनंदपुर के एक क्लिनिक में ले गए थे। उसने एक कागज़ का टुकड़ा अपने बेटे के लंगोट में रखने के लिए उन्हें दिया था। वह जन्म के तुरंत बाद मर गई। उन्होंने नेहा को जन्म प्रमाण पत्र दिखाया। माँ का नाम था मीरा शर्मा। जन्म 2000। नेहा चौंक गई। यह तो उसके बॉस का ही नाम था, लेकिन बच्चे की जन्म तिथि 15 मई 2019 थी, यानी वह सिर्फ 6 साल का था। नेहा ने तस्वीर मीरा को भेजी। कागज़ देखकर मीरा रो पड़ी, लेकिन तारीखें उसकी 11 साल पुरानी यादों से मेल नहीं खा रही थीं। वह उलझन में थी कि क्या उसकी याददाश्त गलत है या यह एक अजीब संयोग है। उसने रामलाल जी से सीधे मिलने का फैसला किया। उस सुबह मीरा ने रामलाल जी से बस डिपो के पास एक छोटे से कैफ़े में मिलने का समय तय किया। कैफ़े एक गली में छिपा हुआ था। पुरानी लकड़ी की मेज़, कुर्सियां थीं और भुनी हुई कॉफ़ी की महक हवा में थी। रामलाल जी समय पर पहुंचे। दुबले पतले, धूप से सांवली त्वचा वाले, जो जिंदगी भर सड़क पर रहे थे। उनका पुराना हेलमेट बाहर खड़ी ऑटो पर लटका हुआ था। आप ही मीरा हैं? उन्होंने बैठते ही पूछा। उनकी आवाज़ में आश्चर्य और संदेह का मिश्रण था। मीरा ने सिर हिलाया, अपनी आवाज़ शांत रखने की कोशिश करते हुए। जी, मैं रोहन और प्रिया के बारे में पूरी बात जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझे शुरू से बता सकते हैं रामलाल जी? कुछ देर चुप रहे, जैसे सोच रहे हों। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें कहीं दूर खो गईं। 6 साल पहले मैंने बस डिपो से आनंदपुर के लिए एक सवारी उठाई। वह एक जवान लड़की थी। पेट बहुत बड़ा था, दर्द से तड़प रही थी। उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मुझे उसे क्लिनिक तक ले जाने के लिए कहा। मैं उसे ले गया। रात तक नर्स ने आकर बताया कि माँ और बेटा दोनों ठीक हैं, एक प्यारा सा लड़का हुआ है। उन्होंने धीरे धीरे कॉफ़ी की एक घूंट ली। जब मैं जाने वाला था तो उसने मुझे बुलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पसीने से लथपथ थी। उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा रखा और कहा कि इसे बच्चे के लंगोट में रख दूं।
और कहा, अगर आप एक दिन उससे दोबारा मिलें तो ये उसे दे देना। ये कहकर वह बेहोश हो गई। उस रात बहुत बारिश हुई। सुबह जब मैं वापस गया तो क्लिनिक वालों ने बताया कि वह मर गई है, कोई उसे लेने नहीं आया। तो वे बच्चे को अनाथालय भेज रहे थे। मुझे तरस आया तो मैं उसे घर ले आया और कमला आंटी से पालने के लिए कहा। मीरा सन्न रह गई। हर शब्द उसके दिमाग में गहरा चुभ रहा था, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। चाचा, क्या आपको यकीन है कि उस लड़की का नाम क्या था? रामलाल जी ने अपने बटुए से एक पीला पड़ चुका जन्म प्रमाण पत्र निकाला। ये देखो, साफ लिखा है मीरा शर्मा, जन्म 2000। मीरा ने कागज लिया, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। नाम तो उसी का था, लेकिन तारीखें 6 साल पहले की थीं, 11 साल पहले की नहीं। उसे समझ नहीं आया। उसने उस साल किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। तो वह लड़की कौन थी? एक अजीब संयोग या कोई और रहस्य? चाचा, वह कागज का टुकड़ा अभी भी है? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज बैठ गई थी। वह रोहन के पास है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है लिखावट बच्चे जैसी नहीं थी, जैसे किसी बड़े ने जानबूझकर बच्चे के पढ़ने के लिए लिखा हो। इस बात ने मीरा को और भी उलझा दिया। कैफे से निकलकर मीरा घर नहीं गई, बल्कि सीधे बस डिपो की ओर चल दी। धूप अभी भी तेज थी। वह कल वाले कोने पर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद रोहन की परछाई दिखाई दी, पीठ पर प्रिया, हाथ में आम की टोकरी। वह रोहन के पास गई। रोहन, उसने धीरे से पुकारा। लड़का रुक गया। उसकी आंखों में सतर्कता थी। आंटी, क्या चाहिए? मैं बस आम खरीदना चाहती हूँ। वह मुस्कुराई। एक 100 रुपये का नोट निकाला। एक पैकेट कितने का है? 50 रुपये का। रोहन ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसने एक पैकेट लिया, लेकिन लेते समय उसने जानबूझकर अपनी उंगली उसके पतले हाथ से छुआई। एक अजीब सी गर्मजोशी उसके शरीर में दौड़ गई। वह बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। प्रिया ने भाई की पीठ से सिर निकालकर मुस्कुराया। आंटी, आज मेरा बुखार उतर गया। इस साधारण सी बात से मीरा का गला भर आया। शाम को वह आम की थैली घर ले आई और फिर से उसके अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। इस बार लिखावट अलग थी। माँ, मैं यहां हूं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब कोई शक नहीं था। कोई उसे संकेत भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन? रोहन, प्रिया या उनके पीछे कोई और? उसने कमला आंटी से एक बार फिर मिलने का फैसला किया। उस शाम वह बस्ती में गई। कमला आंटी दरवाजे के सामने बैठी पंखा झल रही थी। उसे देखकर उन्होंने थ्योरियां चढ़ाईं। तुम फिर बच्चों को ढूंढने आ गई? जी, परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं सच में मदद करना चाहती हूँ। मैं उनकी दवा पढ़ाई का खर्च उठा सकती हूँ। बस आप इजाज़त दे दीजिए। कमला आंटी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे सोच रही हूँ। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम उनकी असली माँ को जानती हो? इस अप्रत्याशित सवाल ने मीरा को चौंका दिया। वह घबरा गई। जी नहीं। लेकिन कमला आंटी ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, उन बच्चों को एक बार बहला फुसलाकर अगवा करने की कोशिश की गई थी। तब से रोहन किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करता। अगर तुम मदद करना चाहती हो तो धीरे धीरे करो। मीरा ने सिर हिलाया, स्वीकार किया। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। अगले कुछ दिनों तक वह जानबूझकर जब भी फुर्सत मिलती बस डिपो जाती, आम खरीदती, कुछ बातें करती। रोहन अभी भी कम बोलता था, लेकिन प्रिया धीरे धीरे घुल मिल गई। बताती कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है, कि कमला आंटी ने उसे मिठाई खिलाई, कि भैया हमेशा अपना अच्छा हिस्सा उसे दे देते हैं। एक बार जब मीरा प्रिया को पानी की बोतल दे रही थी तो रोहन ने अचानक पूछा, आपके बच्चे हैं?
इस सवाल ने मीरा को चौंका दिया। नहीं, उसने धीरे से जवाब दिया। रोहन ने उसे ध्यान से देखा। अगर होते तो क्या आप अपने बच्चे को छोड़ देती? मीरा को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निचोड़ लिया हो। वह उस लड़के को तुरंत गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसने सिर्फ धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ती। रोहन चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में नरमी आ गई। उस रात जब वह घर पहुंची तो उसे एक अनजान नंबर से एक मैसेज मिला। अगर उन 2 बच्चों के बारे में सच जानना चाहती हो तो कल सुबह 9 बजे गली नंबर 1997 के कोने वाले ढाबे पर मिलो। कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि यह एक निर्णायक मोड़ है। अगली सुबह मीरा गली नंबर 1997 के कोने वाले ढाबे पर लगभग आधे घंटे पहले पहुंच गई। ढाबा छोटा था, प्लास्टिक की मेज कुर्सियां थीं और पीछे की रसोई से मांस की करी और खट्टी मीठी दाल की महक आ रही थी। ढाबे की मालकिन ने उसे एक अजनबी ग्राहक के रूप में पहचाना, मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन आंखों में थोड़ी जिज्ञासा थी। उसने दरवाजे के पास एक मेज चुनी और चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें सड़क की ओर थीं। मोटरसाइकिलों की भीड़ गुजर रही थी। गली के कोने से सामान पहुंचाने वालों की आवाजें आ रही थीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घड़ी की सुई ठीक 9 पर पहुंची। एक दुबली पतली औरत जिसके बाल जूड़े में बंधे थे, एक पुरानी भूरे रंग की कुर्ती पहने अंदर आई। उसने ढाबे में चारों ओर देखा। मीरा को देखकर धीरे से सिर हिलाया। उसने सामने की कुर्सी खींची। कुछ ऑर्डर नहीं किया, बस धीरे से कहा, आप ही हैं जो कुछ दिनों से रोहन और प्रिया के बारे में पूछताछ कर रही हैं? जी हाँ, मीरा ने सतर्कता से जवाब दिया। मेरा नाम राधा है। मैं इस बस्ती में बहुत समय से रहती हूँ। मैं उन बच्चों की कहानी जानती हूँ, और वह भी जो कमला आंटी नहीं बताती। मीरा आगे की ओर झुकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चाची, मुझे बताइए। राधा ने सड़क की ओर देखा, जैसे ये सुनिश्चित कर रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की। 6 साल पहले रामलाल जी सिर्फ एक बच्चा लेकर नहीं आए थे। उस समय 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। रामलाल जी के साथ जो लड़की थी, वह लड़की को गोद में लिए हुए थे। वह एक रात के बाद गायब हो गई। मीरा ने त्योरियां चढ़ाईं। मतलब प्रिया रोहन की सगी बहन नहीं है। राधा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन बचपन से रोहन उस लड़की को अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार और देखभाल करता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ और कहे। कमला आंटी तो दोनों से प्यार करती हैं, उन्हें अपने पोते पोतियों की तरह मानती हैं। मीरा के दिल में भावनाओं का एक अजीब मिश्रण उठा गया, और जिज्ञासा दोनों। और वह कागज का टुकड़ा, क्या आप जानती हैं कि वह कहाँ से आया? मैंने सुना है कि रोहन हमेशा अपने पास एक पुराना कागज का टुकड़ा रखता है, लेकिन आजकल वह उसे आम के थैलों में डाल रहा है, जैसे चाहता है कि कोई उसे ढूंढ ले। मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि वह अपनी माँ को ढूंढ रहा है। इस बात ने मीरा को सन्न कर दिया। ढाबे से निकलकर मीरा सीधे घर नहीं गई, बल्कि गली में पैदल चलने लगी। किराए के कमरों की कतार के पास पहुंचकर उसने देखा कि रोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर आम छील रहा है। प्रिया पास में एक बिल्ली के साथ खेल रही थी। नमस्ते बच्चों, मीरा मुस्कुराई। प्रिया दौड़ कर आई। आंटी, कल कमला आंटी ने मुझे कस्टर्ड खिलाया, बहुत अच्छा था। रोहन ने बस एक नज़र डाली और आम छीलना जारी रखा। मीरा उसके पास एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। रोहन, उस दिन मैंने आम खरीदे थे, मुझे उसमें एक कागज़ का टुकड़ा मिला। क्या वह तुमने लिखा था? छोटे हाथ रुक गए। रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सतर्कता और घबराहट दोनों थे। आपने पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया, मीरा ने धीरे से कहा। मैं जानना चाहती हूं कि तुमने ऐसा क्यों लिखा।
रोहन काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मीरा को सुनने के लिए झुकना पड़ा। मुझे माँ का चेहरा याद नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं कागज को आम के थैले में डालूंगा तो शायद एक दिन माँ उसे खरीद लेंगी। मीरा का गला भर आया। उसने किसी तरह अपनी आवाज को शांत रखा। तुम अपनी माँ से बहुत मिलना चाहते हो, है ना? रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और फिर जल्दी से बुझ गईं, जैसे उसे बहुत ज्यादा उम्मीद करने से डर लग रहा हो। उस शाम मीरा ने नेहा से मिलकर उसे राधा की सारी बातें बताईं। नेहा सोच में पड़ गई। तो इसका मतलब है कि रोहन के आपके बेटे होने की संभावना अभी भी है, लेकिन समय का विरोधाभास है। मुझे लगता है कि डीएनए टेस्ट करवाना ही सही रहेगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सैंपल कैसे लूं? बिना उसे डराए मीरा ने एक लंबी सांस ली। नेहा ने सोचा और फिर सुझाव दिया। मैं कमला आंटी के जरिए कोई रास्ता निकालूंगी। आप तब तक धीरे धीरे संपर्क बनाए रखें। कुछ दिनों बाद एक मौका मिला। कमला आंटी ने मीरा को फोन किया। कहा कि प्रिया को फिर से बुखार है और उन्हें एक जरूरी काम से जाना है, इसलिए क्या वह उसे अस्पताल ले जा सकती हैं? मीरा तुरंत पहुंची और प्रिया को गोद में उठाकर कार में बैठाया। रोहन ने साथ जाने की जिद की और पीछे की सीट पर अपनी बहन को कसकर पकड़े बैठा रहा। अस्पताल में डॉक्टर ने प्रिया की जांच की और डेंगू की आशंका को दूर करने के लिए खून की जांच का आदेश दिया। इंतजार करते समय मीरा ने एक नर्स से चुपके से रोहन के बालों का एक सैंपल लेने के लिए कहा, जब वह कुर्सी पर सो रहा था। मीरा जानती थी कि वह सच्चाई और अस्वीकृति के डर के बीच एक पतली रेखा पर चल रही है। डीएनए टेस्ट का परिणाम 1 हफ्ते बाद आया। नेहा लिफाफा लेकर सीधे घर आई और उसे मीरा के सामने रख दिया। क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे खोलूं? मीरा ने सिर हिलाया और खुद सील तोड़ी। उसकी आंखें मोटे अक्षरों में छपी एक पंक्ति पर टिक गईं। माँ बेटे के रिश्ते का परिणाम 99% है। 2 पंक्तियों में आंसू बह निकले। वह एक ही समय में चिल्लाना भी चाहती थी और उस लड़के को तुरंत गले लगाना भी चाहती थी, लेकिन उसकी तर्क शक्ति ने उसे रोक लिया। उसे रोहन का विश्वास और स्वीकृति जीतने का एक तरीका खोजना होगा। वह सीधे जाकर ये नहीं कह सकती और उम्मीद नहीं कर सकती कि वह उसे स्वीकार कर लेगा। उस शाम मीरा फिर से बस डिपो गई। उसे देखकर रोहन ने एक छोटी सी मुस्कान दी। जब से वे मिले थे, यह पहली बार था। प्रिया दौड़कर आई और बोली, मेरा बुखार उतर गया। आंटी। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और रोहन की ओर देखा। कल रविवार है क्या? मैं तुम दोनों को घुमाने ले जा सकती हूँ। रोहन थोड़ा झिझका और फिर सिर हिला दिया। मीरा जानती थी कि कल एक निर्णायक मोड़ होगा। रविवार को मौसम साफ था। मीरा सुबह सुबह गली नंबर 1997 पहुंच गई। कमला आंटी दरवाजे के सामने सब्जियां साफ कर रही थीं। उसे देखकर वह प्यार से मुस्कुराईं। आज तुम बच्चों को घुमाने ले जा रही हो रोहन, तो सुबह से ही तुम्हारा जिक्र कर रहा है। इस बात से मीरा अनजाने में मुस्कुरा दी। जब से वह मिली थी, उसने उस लड़के को इतना उत्साहित कभी नहीं देखा था। रोहन और प्रिया कमरे के दरवाजे पर दिखाई दिए। प्रिया ने एक हल्के पीले रंग की फीकी लेकिन साफ सुथरी फ्रॉक पहनी थी और उसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे। रोहन ने जीन्स सफेद शर्ट पहनी थी और बाल सलीके से संवारे हुए थे। मीरा को देखकर प्रिया दौड़कर आई। मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। आंटी, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम दोनों को वाटर पार्क ले जाऊंगी और फिर आइसक्रीम खिलाऊंगी। मीरा ने अपनी आवाज में खुशी छिपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। रोहन ने अपनी बहन को रोका। कमला आंटी की ओर मुड़ा। मैं बहन को ले जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। हाँ, बहन का ध्यान रखना।
कमला आंटी ने कहा। उनकी आंखें मीरा की ओर देख रही थीं, जैसे कुछ सौंप रही हों। कार में प्रिया पूरे रास्ते चहकती रही। उसने स्कूल की कहानियाँ सुनाई, घर के सामने वाले पेड़ पर चिड़िया के घोंसले की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे रामलाल जी ने दोनों भाई बहन के लिए टॉफ़ियों का एक पैकेट खरीदा था। रोहन कम बोल रहा था, लेकिन कभी कभी मीरा की ओर देखता उसकी आंखों में अब पहले जैसी सतर्कता नहीं थी। वाटर पार्क पहुंचकर प्रिया ऊंची स्लाइड्स और नीले पानी के वेव पूल देखकर खुशी से चिल्ला उठी। मीरा ने टिकट खरीदे, लॉकर किराए पर लिया और फिर दोनों के साथ अंदर चली गई। शुरुआत में रोहन अपनी बहन के पास ही रहा, किसी भी झूले पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मीरा को कई बार उसे तसल्ली देनी पड़ी और आखिरकार वह एक स्लाइड पर जाने के लिए तैयार हो गया। रोहन की पहली हंसी तब गूंजी जब वे तीनों एक साथ पानी में फिसले। प्रिया ठंड से चिल्ला रही थी। दोपहर में उन्होंने एक पेड़ की छांव में लंच बॉक्स खाया। मीरा दोनों को मज़े से खाते हुए देखती रही। उसका दिल गर्म हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चे के कितने साल खो दिए हैं। पार्क से निकलने के बाद मीरा दोनों को आइसक्रीम खिलाने ले गई। एक छोटी सी दुकान, लकड़ी की मेज़, कुर्सियाँ और मीठी महक। प्रिया ने उत्साह से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चुनी, रोहन ने वनीला। खाते समय मीरा ने धीरे से पूछा, रोहन क्या तुम्हें अपनी माँ याद है? रोहन रुक गया। आइसक्रीम का चम्मच हवा में ही रह गया। मुझे चेहरा याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने मुझे बहुत कसकर गले लगाया था। मीरा को लगा कि उसकी आंखें धुंधला गई हैं। उसने आंसू छिपाने के लिए जल्दी से प्रिया का मुंह पोंछने का नाटक किया। शाम को जब वह दोनों को वापस छोड़ने आई तो कमला आंटी दरवाजे पर ही मिल गईं। उनकी आंखों में गर्मजोशी थी। धन्यवाद। बच्चे बहुत खुश थे। मीरा ने सिर हिलाया और चली गई, लेकिन घर पहुंचते ही उसका फ़ोन बजा। यह कमला आंटी का नंबर था। उनकी आवाज़ घबराई हुई थी। मीरा, लगता है शाम से कोई अजनबी बच्चों पर नज़र रख रहा है। वे गली के कोने पर खड़े होकर अंदर देख रहे हैं। मीरा की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी कार वापस गली नंबर 1997 की ओर मोड़ दी। जब वह पहुंची तो उसने एक काले जैकेट और टोपी पहने एक आदमी को सड़क के कोने पर सिगरेट पीते देखा। उसे देखकर वह मुड़ा और तेजी से चला गया। मीरा ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ में गायब हो गया। कमला आंटी ने उसे घर के अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे कुछ दिनों से यहाँ घूमते देखा है। पिछली बार जब बच्चों को अगवा करने की कोशिश की गई थी तो वह भी ऐसा ही एक आदमी था। मीरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह जानती थी कि यह मामला अब सिर्फ बच्चे को वापस पाने का नहीं है। अब रोहन और प्रिया की सुरक्षा खतरे में थी। उस रात मीरा ने नेहा को घर बुलाया और सारी बात बताई। नेहा ने पुलिस को बताने का सुझाव दिया, लेकिन मीरा पहले खुद पता लगाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि कोई उन दो बच्चों को निशाना बना रहा है और इसका संबंध उनके अतीत से हो सकता है। नेहा, मेरी मदद करो, पता करो कि पिछले कुछ सालों में रोहन और प्रिया के बारे में किसने जानकारी मांगी है या उन्हें गोद लेने की कोशिश की है। मीरा ने दृढ़ता से कहा। नेहा ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि जब मीरा कुछ ठान लेती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। उस रात मीरा बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों की आवाज़ ने उसे 11 साल पहले की उस बारिश की रात की याद दिला दी जिस रात उसने अपना बच्चा खो दिया था। उस काले जैकेट वाले आदमी की छवि उसके दिमाग में घूमती रही। वह समझ गई कि समय बहुत कम है। उसे किसी भी कीमत पर अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। अगली सुबह जैसे ही उजाला हुआ, मीरा गली नंबर 1997 में थी। वह अपनी आंखों से यह सुनिश्चित करना चाहती थी
कि रोहन और प्रिया सुरक्षित हैं। कमला आंटी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसे देखकर मुस्कुराए, आज तुम बहुत जल्दी आ गईं। जी, मैं बच्चों के साथ नाश्ता करके उन्हें स्कूल छोड़ना चाहती थी, मीरा ने कहते हुए अपनी आंखें घुमाईं। रोहन अपना बैग पहनकर प्रिया को ले जाने की तैयारी कर रहा था। मीरा को देखकर प्रिया चिल्लाई, आंटी, आज टीचर ने मुझे सुंदर कपड़े पहनने को कहा है क्योंकि फ़ोटो खींचनी है। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और दोनों को गली के कोने वाले ढाबे पर ले गई। नाश्ते के दौरान रोहन सामान्य से ज़्यादा चुप था। जब मीरा ने पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, कल रात मैंने किसी को कमरे की खिड़की के बाहर खड़े देखा। इस बात से मीरा ने अपनी चम्मच कस कर पकड़ ली। क्या तुमने चेहरा साफ देखा नहीं, बस एक काली परछाई? दोनों को स्कूल छोड़ने के बाद मीरा ने तुरंत नेहा को फ़ोन करके बताया। नेहा ने तुरंत बस्ती के चारों ओर कैमरे लगाने का सुझाव दिया। दोनों बहनें खरीदने गईं और फिर एक परिचित से चुपके से उन्हें लगवाया। शाम को मीरा दोनों को घर ले आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह चाहती थी कि पीछा करने वाला लापरवाह हो जाए, ये सोचकर कि उसने उसे नहीं देखा है। रात में तीनों कमला आंटी के साथ मिठाई खा रहे थे। माहौल शांत लग रहा था, लेकिन जैसे ही मीरा जाने वाली थी, कैमरे से जुड़ा फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर एक काले जैकेट और टोपी पहने एक आदमी की छवि दिखाई दी, जो रोहन के कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर झांक रहा था। ये वही है, मीरा फुसफुसाई। कमला आंटी कांप उठी। हे भगवान, ये फिर आ गया। बिना सोचे मीरा दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जब वह गली के कोने पर पहुंची तो वह गायब हो चुका था। अगले दिन मीरा ने दोनों बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रखने का फैसला किया। पहले तो रोहन नहीं माना। मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहता, कमला आंटी अकेली रह जाएंगी। मीरा नीचे बैठी और उसकी आंखों में सीधे देखा। उसने कमला आंटी की देखभाल करने का वादा किया, लेकिन अभी तुम्हारी और प्रिया की सुरक्षा। रोहन हिचकिचाया और आखिरकार उसने सिर हिला दिया। मीरा के घर पर रहते हुए प्रिया को बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसे नरम बिस्तर पर सोने को मिला। बहुत सारी कहानियों की किताबें थीं, लेकिन रोहन ने अभी भी दूरी बनाए रखी। भले ही वह कम सतर्क हो गया था, लेकिन वह अक्सर बालकनी में जाकर सड़क की ओर देखता रहता था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। एक शाम जब मीरा बर्तन धो रही थी, रोहन चुपचाप पास आया। आंटी, अगर मेरी माँ मुझे ढूंढने आई तो आप मुझे बताएंगी ना? मीरा के हाथ रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर हिलाया, मैं बता दूंगी। इस जवाब से रोहन को राहत मिली। वह बिना कुछ और कहे कमरे में वापस चला गया। 3 दिन बाद गली नंबर 1997 के कैमरे ने फिर से अलर्ट भेजा। नेहा ने मीरा को फ़ोन किया, वह वापस आ गया है, लेकिन इस बार अकेला नहीं है। एक जवान औरत भी है जो टोपी पहने उसके साथ बात कर रही है। मीरा ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या तुम उसका चेहरा खींच पाई? साफ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने एक छोटी लड़की को गोद में उठाया हुआ है। एक शक मीरा के दिमाग में उठा। क्या यह गिरोह बच्चों का शिकार करता है? और वे इतने समय से रोहन और प्रिया का पीछा क्यों कर रहे हैं? उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसने अलमारी खोली, रामलाल जी का दिया हुआ पुराना कागज़ निकाला जिस पर उसका नाम था। बच्चे की जन्म तिथि को देखते हुए उसे कुछ अजीब लगा। अगली सुबह उसने आनंदपुर के उस क्लिनिक में जाने का फैसला किया जहां रामलाल जी ने कहा था कि उन्होंने बच्चे की मां को पहुंचाया था। क्लिनिक छोटा था, गांव की सड़क के किनारे स्थित था। उसने एक बड़ी उम्र की नर्स से मिलकर खुद को एक रिश्तेदार बताया जो पुराना रिकॉर्ड ढूंढ रही थी। नर्स ने रजिस्टर देखा और फिर सिर उठाया। उस साल मीरा नाम का एक जन्म हुआ था, लेकिन फाइल में कई पन्ने गायब हैं। अजीब बात यह है कि 1 हफ्ते पहले भी कोई इसे देखने आया था। कौन था मुझे नहीं पता। उन्होंने बस कहा कि वे रिश्तेदार हैं।
मीरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह जानती थी कि वह सच्चाई के करीब पहुंच रही है, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वह खुद को और दो बच्चों को पहले से कहीं ज़्यादा खतरे में डाल रही है। जब वह घर लौटी तो रोहन दौड़कर आया। पहली बार उस लड़के ने खुद उसका हाथ पकड़ा। आंटी, आज मैंने सपने में माँ को देखा। माँ बहुत दूर खड़ी मुझे बुला रही थी, लेकिन कोई उन्हें खींच कर ले जा रहा था। मीरा ने उसे गले लगा लिया, उसका गला भर आया। उस पल में उसने कसम खाई कि वह उन सब के पीछे के व्यक्ति को ढूंढ निकालेगी, ताकि उसके बच्चे को फिर कभी अपनी माँ को खोना न पड़े। उस सुबह जब मीरा कॉफ़ी बना रही थी तो उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। नेहा का फ़ोन था, उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। मीरा, मुझे उस काले जैकेट वाले आदमी के बारे में जानकारी मिली है। उसका असली नाम राका है। उस पर पहले भी बच्चों की तस्करी का आरोप लग चुका है। 1 साल पहले ही जेल से छूटा है। मीरा सन्न रह गई। उसने गर्म कॉफ़ी का कप कसकर पकड़ लिया। और उसके साथ वाली औरत की पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मुझे कॉमन बात पता चली है। दोनों आनंदपुर में उसी समय देखे गए थे जब आपके बच्चे का जन्म रिकॉर्ड हुआ था। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। सभी टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे, लेकिन खाली जगह अभी भी बड़ी थी। उसने इंतजार न करने का फैसला किया। प्रिया को स्कूल छोड़ने के बाद उसने रोहन को साथ लिया। एक लंबी यात्रा पर जाने का बहाना बनाकर। मंजिल आनंदपुर थी, वह जगह जो दोनों के अतीत से जुड़ी थी। इस छोटे से कस्बे की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर गन्ने के खेत थे। कभी कभार ही कुछ टूटे फूटे घर दिखाई देते थे। वह क्लिनिक जहां रामलाल जी ने बताया था, सड़क के किनारे चुपचाप खड़ा था। पीला पेंट उखड़ चुका था। अंदर मीरा की मुलाकात कल वाली बड़ी उम्र की नर्स से हुई। उसने उसे पहचान लिया और धीरे से सिर हिलाया। तुम फिर रिकॉर्ड ढूंढने आई हो जी, लेकिन इस बार मैं ये जानना चाहती हूं कि पहले कौन आया था। नर्स झिझकी और फिर एक लंबी सांस ली। मुझे बस इतना याद है कि उसके बाएं कान के पीछे एक लाल निशान था। उसके साथ एक लंबा दुबला आदमी था जिसका चेहरा कठोर था। रोहन, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, आंटी, मैंने उस आदमी को बस डिपो के पास देखा है। इस बात से मीरा कांप उठी। क्लिनिक से निकलकर वह रोहन को सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर ले गई। पानी का इंतजार करते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वह वही आदमी था? रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें उम्र से ज़्यादा गंभीर थीं। मुझे अच्छी तरह याद है। वह हमें ऐसे देख रहा था जैसे पकड़ना चाहता हो। मीरा ने गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए। वह जानती थी कि खतरा बहुत करीब है। शाम को घर पहुंचने पर मीरा को दरवाजे के सामने एक लिफाफा मिला, जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर रोहन और प्रिया की बस डिपो में खेलते हुए एक तस्वीर और एक कागज का टुकड़ा था। अगर उन्हें बचाना चाहती हो तो उस मामले में दखल मत दो जो तुम्हारा नहीं है। उसने कागज को भींच लिया। गुस्सा बढ़ गया, लेकिन साथ ही एक ठंडा डर उसके दिल में समा गया। रात में मीरा ने नेहा को बुलाकर तस्वीर दिखाई। नेहा ने थ्योरियां चढ़ाई। साफ है कि वह करीब से नजर रख रहा है। हम बच्चों को अब अकेले बाहर नहीं छोड़ सकते, मैं जानती हूं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा के लिए बंद भी नहीं कर सकती। मीरा ने बेडरूम की ओर देखा जहां रोहन और प्रिया सो चुके थे। मुझे इस मामले को खत्म करने का कोई तरीका खोजना होगा। नेहा चुप हो गई। वे दोनों जानते थे कि इसे खत्म करने का मतलब है कि पीछे वाले व्यक्ति से सीधे सामना करना होगा। अगले दिन मीरा ने प्रिया को सामान्य रूप से स्कूल छोड़ने का नाटक किया, लेकिन असल में नेहा को चुपके से पीछा करने के लिए कहा कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। जैसा कि अनुमान था, एक काली मोटरसाइकिल पीछे लगी हुई थी। सवार ने हेलमेट पहना हुआ था।
चेहरा साफ नहीं था, लेकिन शरीर राका जैसा ही था। नेहा ने शहर के बाहरी इलाके में एक घर तक उसका पीछा किया। एक मंजिला घर, ग्रे दीवारें, लोहे का दरवाज़ा आधा खुला था। उसने जल्दी से पता नोट किया और मीरा को बताने के लिए वापस आ गई। शाम को जब दोनों बहनें योजना बना रही थीं, रोहन कमरे से बाहर आया। आंटी, मैंने सब सुन लिया है, मैं मदद करना चाहता हूँ। मीरा ने अपने बेटे को हैरानी से देखा। तुम अभी छोटे हो, ये बहुत खतरनाक है। रोहन ने सिर हिलाया। मैं बचपन से सड़क पर रहा हूँ, मुझे बचना और नज़र रखना आता है। अगर वे सच में मुझे ढूंढ रहे हैं तो मुझे सामना करना होगा। उस लड़के की दृढ़ आंखों ने मीरा को निशब्द कर दिया। वह समझ गई कि उसके बेटे के अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति बन चुकी है और यही चीज़ उन दोनों को इस तूफान से निकलने में मदद करेगी। उस रात मीरा सो नहीं पाई। वह बिस्तर के पास बैठकर रोहन और प्रिया को सोते हुए देखती रही। उसके बेटे का छोटा सा हाथ अपनी बहन के हाथ पर रखा हुआ था, जैसे एक सुरक्षा का वादा हो। उसने मन ही मन फुसफुसाया, चाहे कोई भी हो, चाहे अतीत कुछ भी हो, माँ अब किसी को तुम्हें छीनने नहीं देगी। अगली दोपहर नेहा मीरा के लिए उस बाहरी इलाके का एक नक्शा लाई जहां राका का घर था। उसने पीछे की ओर जाने वाली एक छोटी सी सड़क की ओर इशारा किया। यह रास्ता संकरा है, यहाँ कम लोग आते जाते हैं। अगर हमें पास जाना है तो यह रास्ता ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। मीरा पास बैठी थी, उसकी आंखें नक्शे पर टिकी थीं। लेकिन हमें नहीं पता कि अंदर कितने लोग हैं। अगर वह अकेला नहीं है तो। नेहा ने बात काटी। आप चिंता न करें, मैंने ध्यान दिया है, दिन में ज़्यादातर वही आता जाता है। कल वाली लड़की नहीं दिखी। शाम को मीरा ने प्रिया को एक भरोसेमंद दोस्त के घर भेज दिया। रोहन को पता चला तो उसने साथ जाने की जिद की। मीरा ने बहुत देर सोचने के बाद हाँ कह दी, लेकिन इस शर्त पर कि वह केवल दूर से देखेगा, पास नहीं आएगा। रोहन ने जोर से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। जब शाम ढली तो मीरा, नेहा और रोहन उस घर के पीछे की संकरी कच्ची सड़क से गए। सामने के आंगन से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पीछे काफ़ी शांति थी। वे एक नीची दीवार के पीछे छिपकर देखने लगे। आधी खुली खिड़की से मीरा ने देखा कि राका सिगरेट पी रहा है। उसके सामने एक फ़ोन और कुछ कागजात पड़े थे। पीली रोशनी इतनी थी कि एक तस्वीर पहचानी जा सकती थी। ये रोहन की बचपन की तस्वीर थी जब वह लगभग 3 साल का था। मीरा को लगा जैसे उसका दिल सिकुड़ गया हो। उसके पास यह तस्वीर क्यों है? नेहा ने चुप रहने का इशारा किया। उसने फ़ोन निकालकर अंदर की तस्वीरें खींच लीं। उसी समय बगल के कमरे से एक महिला की आवाज़ आई, तुम उन दोनों को कब सौंपने वाले हो जब ग्राहक पूरे पैसे दे देगा? राका ने गहरी आवाज़ में जवाब दिया, इस बार सावधान रहना होगा। उस औरत का बेटा आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। मीरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। वह जानती थी कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। अचानक रोहन ने धीरे से मीरा का हाथ खींचा और फुसफुसाया, आंटी, मैं उस औरत की आवाज़ जानता हूँ। उस दिन उसने स्कूल गेट के सामने प्रिया को कैंडी दी थी। मीरा सन्न रह गई। एक और टुकड़ा जुड़ गया। वे पकड़े जाने से पहले ही वहाँ से निकल गए। घर पहुंचकर मीरा और नेहा ने अभी अभी रिकॉर्ड किया वीडियो देखा। भले ही तस्वीर बहुत साफ नहीं थी, लेकिन आवाज़ और रोहन की तस्वीर महत्वपूर्ण सबूत थे। मैम, हमें पुलिस को बताना ही होगा, नेहा ने दृढ़ता से कहा। मीरा ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि अब कानून की मदद लेने का समय आ गया है, लेकिन यह भी जानती थी कि इसकी तैयारी सावधानी से करनी होगी, क्योंकि अगर कोई चूक हुई तो दोनों बच्चे तुरंत खतरे में पड़ जाएंगे।
उस रात मीरा ने एक परिचित को फ़ोन किया जो क्राइम ब्रांच में था। उसने उसे अगली सुबह आकर पूरी बात बताने के लिए कहा। सोने से पहले मीरा कमरे में गई और देखा कि रोहन अभी भी जगा हुआ है, तकिया पकड़े बैठा है। तुम्हें नींद नहीं आ रही? वह पास बैठ गई। रोहन ने सिर हिलाया। मैं सोच रहा था अगर मेरी माँ को पता चलता कि मैं खतरे में हूँ तो वह तुरंत आ जाती। मीरा ने गले में उठी घुटन को निगला, धीरे से उसकी पीठ सहलाई। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें ढूंढ रही हैं और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी माँ से दूर नहीं होने दूंगी। अगली सुबह जब मीरा घर से निकलने वाली थी तो दरवाजे के सामने एक और लिफाफा रखा था। इस बार अंदर सिर्फ एक वाक्य था, पुलिस को बताने की कोशिश मत करना, वे तुम्हारे कुछ करने से पहले ही गायब हो जाएंगे। मीरा का गला सूख गया। कोई उस पर हर कदम पर नज़र रख रहा था। उसने सड़क की ओर देखा। ट्रैफिक सामान्य था, लेकिन कहीं न कहीं कोई उसे घूर रहा हो सकता है। उस दोपहर मीरा एक सुनसान कैफ़े में बैठी थी। सामने इंस्पेक्टर शर्मा थे जो क्राइम ब्रांच में उसके दोस्त थे। उन्होंने सादे कपड़े पहने थे। उनकी आवाज़ गहरी और दृढ़ थी। अगर तुम जो कह रही हो वह सच है तो वे लोग बहुत खतरनाक हैं, लेकिन उन्हें रंगे हाथों पकड़ने पर ही सज़ा दी जा सकती है। इसका मतलब है कि हमें उन्हें हरकत करने का मौका देना होगा। मीरा ने थ्योरियां चढ़ाईं। शर्मा ने सिर हिलाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारी टीम करीब ही रहेगी। सवाल यह है कि क्या तुम चारा बनने के लिए तैयार हो? इस सवाल ने मीरा को चौंका दिया। वह जानती थी कि जोखिम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर नहीं तो वे पीछा करते रहेंगे। मैं तैयार हूँ, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। योजना बनाई गई। मीरा रोहन और प्रिया को सेंट्रल पार्क में खेलने ले जाएगी। वह लापरवाह होने का नाटक करेगी ताकि राका सामने आए। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी चारों ओर घेरा बनाकर सही समय का इंतजार करेंगे। योजना को अंजाम देने से एक दिन पहले मीरा दोनों बच्चों को नेहा के घर ले गई, ये झूठ बोलकर कि वे एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। उसने नेहा से कहा, अगर कुछ हो जाए तो बच्चों को तुरंत ले जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। नेहा ने अपनी दोस्त का हाथ कसकर पकड़ लिया। आप अपना ध्यान रखना। अगली सुबह मीरा रोहन और प्रिया को पार्क ले गई। उसने पानी खरीदने का नाटक किया और बच्चों को खेल के मैदान के पास खेलने दिया। कुछ ही दूरी पर शर्मा और उनकी टीम व्यायाम करने वाले, फेरी वाले और यहाँ तक कि झील के किनारे मछली पकड़ने वाले बूढ़े के भेष में थे। लगभग 15 मिनट बाद मीरा ने एक जाना पहचाना साया देखा। राका काले जैकेट और टोपी पहने खेल के मैदान के चारों ओर धीरे धीरे चल रहा था। एक जवान औरत कुछ कदम पीछे थी। हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी। उसकी आंखें लगातार प्रिया की ओर थीं। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शांत रहने का नाटक किया, देखने के लिए धीरे धीरे पीछे हटी। अचानक वह औरत तेजी से आगे बढ़ी, झुककर प्रिया को कैंडी देने लगी। रोहन तुरंत अपनी बहन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सतर्कता थी। राका पीछे से घूमकर आया, जैसे दोनों को बीच में फंसाना चाहता हो। शर्मा वह हरकत कर रहा है। मीरा ने अपने बालों के नीचे छिपे छोटे ईयरफोन में तेजी से कहा। तुरंत 3 लोग अलग अलग दिशाओं से आए, राका को काबू में कर लिया। वह औरत घबराकर भागने लगी, लेकिन एक सिपाही ने उसे रोक लिया। पुलिस है की आवाज पार्क में गूंज उठी, जिससे कई लोग मुड़कर देखने लगे। रोहन ने प्रिया को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मीरा दौड़कर आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। प्रिया रोने लगी। वे हमें पकड़ना चाहते थे, अब कोई नहीं पकड़ सकता। मीरा ने दोनों को गले लगा लिया। पुलिस स्टेशन में राका और शीला नाम की उस औरत से पूछताछ की गई। पहले तो वे इनकार करते रहे, लेकिन वीडियो और गवाहों के बयानों के सबूत के सामने राका को कबूल करना पड़ा। उसने स्वीकार किया कि उसे एक छिपी हुई औरत से ऑर्डर मिला था
जो चाहती थी कि वह दो बच्चों को ढूंढकर सीमा पर एक जगह पर पहुंचाए। जब कारण पूछा गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ। मीरा ने यह सुना, उसका दिल सिकुड़ गया। पीछे कौन है और वे रोहन और प्रिया को क्यों निशाना बना रहे हैं? शाम को जब वह दोनों को नेहा के घर ले गई तो रोहन ने अचानक पूछा, वे हमें क्यों पकड़ना चाहते थे? मीरा ने अपने बेटे को देखा, झिझकी और फिर उसका हाथ पकड़ा। शायद तुम्हारे अतीत की वजह से, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं सच का पता लगाऊंगी। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें जैसे उसकी बातों से ज्यादा समझ रही थीं। उस रात मीरा ने अपने पास मौजूद सभी फाइलों को फिर से खोला। जन्म प्रमाण पत्र, राधा की कहानी, डीएनए परिणाम, सब कुछ एक ही बिंदु की ओर इशारा कर रहा था। 11 साल पहले किसी ने जानबूझकर उसे और उसके बच्चे को अलग कर दिया था। वह जानती थी कि राका और शीला को पकड़ना सिर्फ पहला कदम है। असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है और वे निश्चित रूप से आसानी से हार नहीं मानेंगे। राका और शीला की गिरफ्तारी के बाद लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन मीरा जानती थी कि यह शांति तूफान से पहले की है। पीछे वाला व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया था, जिसका मतलब था कि खतरा अभी भी बना हुआ है। शर्मा ने उसे सोमवार सुबह फोन किया। राका और शीला ने एक नई बात बताई है। उन्हें एक नकली नाम वाले बैंक खाते से पैसे मिले थे, लेकिन जब पैसे निकाले गए तो निकालने वाली श्रीमती वर्मा थीं। मीरा सन्न रह गई। श्रीमती वर्मा कौन है? वह उस अनाथालय की पूर्व मैनेजर हैं जहां रोहन और प्रिया कभी रहते थे। ये बात मीरा की यादों पर एक चोट की तरह लगी। कई साल पहले जब वह पहली बार जानकारी के लिए अनाथालय गई थी तो श्रीमती वर्मा ने ठंडाई से कहा था कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिना सोचे मीरा नेहा के साथ अनाथालय पहुंची। ये जगह पहले से भी ज्यादा पुरानी हो गई थी। दीवारों का पेंट उखड़ चुका था और खेल का मैदान सूखे पत्तों से भरा था। मीरा को देखकर श्रीमती वर्मा एक पल के लिए चौंकी, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। आप किसे ढूंढ रहा? मेरा नेहा के साथ आ रही हैं। मुझे आपसे यहाँ रहने वाले दो बच्चों रोहन और प्रिया के बारे में बात करनी है। मीरा की आवाज़ दृढ़ थी। श्रीमती वर्मा ने थ्योरियां चढ़ाई। यहाँ बहुत बच्चे हैं, मुझे सब याद नहीं। नेहा आगे बढ़ी और उनके सामने पार्क में राका और शीला की एक तस्वीर रखी। उन्होंने कबूल किया है कि आपने उन्हें पैसे दिए थे। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? श्रीमती वर्मा का चेहरा बदल गया और उन्होंने चारों ओर देखा, जैसे भागने का रास्ता ढूंढ रही हों। लेकिन शर्मा और एक साथी आंगन के कोने से निकलकर रास्ता रोक चुके थे। श्रीमती वर्मा के पुराने ऑफिस में सबूतों के दबाव में उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उस साल एक औरत मेरे पास आई और कहा कि वह 2 बच्चों के रिकॉर्ड बदलने के लिए पैसे देगी। मैंने सोचा कि ये गोद लेने का मामला है। मुझे नहीं पता था। वह औरत कौन थी? मीरा ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे असली नाम नहीं पता, बस इतना जानती हूं कि वह अक्सर एक चौड़ी टोपी पहनती थी, लंबा कोट पहनती थी और उसके बाएं कान के पीछे एक लाल निशान था। इस बात ने मीरा को क्लिनिक की नर्स की बात याद दिला दी। सब कुछ धीरे धीरे एक घेरे में बंद हो रहा था। अनाथालय से निकलकर मीरा के मन में गुस्सा और चिंता दोनों थे। उसने नेहा से कहा, यह औरत निश्चित रूप से आखिरी कड़ी है, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास न तो नाम है न ही पता। नेहा ने सोचा, लेकिन हम उसकी शारीरिक पहचान जानते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो हम अस्थायी निवास रिकॉर्ड या उन जगहों के कैमरों से उसे ढूंढ सकते हैं जहां वह गई हो। शर्मा ने पूरी मदद का वादा किया।
उन्होंने मीरा को सावधान रहने की भी चेतावनी दी, क्योंकि एक बार जब उस औरत को पता चलेगा कि राका और शीला पकड़े गए हैं तो वह गवाहों को ख़त्म करने की कोशिश कर सकती है, और सबसे बड़े गवाह रोहन और प्रिया हैं। उस शाम जब मीरा दोनों बच्चों को स्कूल से घर ला रही थी तो रोहन ने अचानक पूछा, अगर माँ मिल गई तो क्या मैं माँ के साथ रहूँगा? मीरा एक पल के लिए रुकी और फिर मुस्कुराई। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ऐसा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगी। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अस्पष्ट चिंता थी। रात में जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, नेहा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन उत्साह से भरी थी। मीरा, मुझे लगता है कि मैंने उस औरत को ढूंढ लिया है, उत्तरी सीमा के पास। एक सुरक्षा कैमरे ने एक औरत की तस्वीर कैद की है जिसके कान के पीछे लाल निशान है, और समय राका के बयान से मेल खाता है। मीरा का दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। वह अभी कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अगर ये वही है तो हो सकता है कि वह अभी भी किसी को सीमा पार कराने की कोशिश कर रही हो। मीरा ने फ़ोन कसकर पकड़ लिया। वह जानती थी कि अगर उसने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो वह हमेशा के लिए गायब हो सकती है। अगली सुबह मीरा शर्मा के साथ जांच कक्ष में थी। मेज पर सीमा के पास के कैमरों से ली गई तस्वीरें थीं। तस्वीर में औरत ने एक चौड़ी टोपी पहनी थी, बाल जूड़े में बंधे थे। एक दुपट्टे ने उसकी गर्दन का ज़्यादातर हिस्सा ढक रखा था, लेकिन एक तरफ से उसके बाएं कान के पीछे का लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। शर्मा ने तस्वीर की ओर इशारा किया। हम उसे अस्थायी रूप से रेड आई कह रहे हैं। क्लिनिक, अनाथालय और राका के बयानों से मिली जानकारी के आधार पर पूरी संभावना है कि इसी ने उन्हें काम पर रखा था। मीरा ध्यान से देखती रही। उसके मन में गुस्सा भर गया। इतने सालों तक सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से उसे और उसके बच्चे को अलग रहना पड़ा। योजना बनाई गई। पुलिस टीम सीमा पर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उन रास्तों पर जाल बिछाएगी जहां से वह गुजर सकती है। मीरा शामिल होना चाहती थी, लेकिन शर्मा ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें बस 2 बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। जैसे ही वह पकड़ी जाएगी हम तुम्हें तुरंत सूचित करेंगे। मीरा को मानना पड़ा, लेकिन उसका मन बेचैन था। 3 दिन बाद खबर आई, रेड आई को एक सीमावर्ती बाजार में देखा गया है। उसके साथ लगभग 6 साल की एक लड़की है। पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया, लेकिन वह बहुत सतर्क थी। लगातार दिशा बदल रही थी और भीड़ में घुस रही थी। जब वह बस स्टैंड के पास पहुंची तो उसने अचानक उस लड़की को एक अजनबी आदमी को सौंप दिया और एक संकरी गली में गायब हो गई। पुलिस को चुनना था, या तो उसका पीछा करें या बच्चे की सुरक्षा करें। अंत में उन्होंने बच्चे की रक्षा करने का फैसला किया और वह फिर से भाग निकली। ये खबर सुनकर मीरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे लगा जैसे वह एक खाई में गिर गई हो, लेकिन शर्मा ने उसे तसल्ली दी। भले ही वह भाग गई, हमने एक बच्चे को बचा लिया है, और सबसे बाता कमचानी बातें। दोनों ने तसल्ली दी। आपको लगा कि खाई में काली पड़ती है। महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि वह अभी भी इसी इलाके में सक्रिय है। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प था। उस शाम जब मीरा रोहन और प्रिया को स्कूल से घर ला रही थी तो उसने देखा कि एक मोटरसाइकिल उसका पीछा कर रही है। यह राका या शीला नहीं थे, वे जेल में थे। ये एक अजनबी, लंबा पतला आदमी था। मीरा ने एक सुपरमार्केट में मुड़ने का नाटक किया, और जैसा कि अनुमान था वह भी अंदर आ गया। उसने जल्दी से नेहा को मैसेज किया, कोई पीछा कर रहा है, शर्मा को बुलाओ। 10 मिनट से भी कम समय में शर्मा और 2 साथी वहां पहुंचे। सामान खरीदने का नाटक करते हुए चुपके से पास आ गए। जब वह आदमी पार्किंग में गया तो उन्होंने उसे दबोच लिया। स्टेशन पर उसने अपना नाम मिहिर बताया, जो रेड आई का एक गुर्गा था।
उसका काम मीरा की हर हरकत पर सीन नाम के करनाम को पता जाएगा, नज़र रखना और रिपोर्ट करना था। जब कारण पूछा गया तो वह बस यही दोहराता रहा, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। लेकिन एक पल की चूक में मिहिर के मुंह से निकल गया। उसने कहा था कि लड़के को वसंत महोत्सव के तुरंत बाद वापस लाया जाएगा। मीरा ये सुनकर कांप उठी। त्योहार में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा था। उस रात मीरा सो नहीं पाई। वह लिविंग रूम में बैठी दरवाजे की दरार से रोहन और प्रिया को सोते हुए देख रही थी। पीली रोशनी उसके बेटे के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसे प्यार और चिंता दोनों महसूस हो रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, 2 हफ्ते, मेरे पास सब कुछ खत्म करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं। वसंत महोत्सव की तैयारी की हलचल पूरे कस्बे में थी। सड़कों के दोनों ओर झंडे और फूल लटके थे और अभ्यास करते हुए ढोल की आवाज़ें गूंज रही थीं। लेकिन मीरा के लिए हर ढोल की आवाज़ें ये याद दिला रही थी कि समय तेज़ी से बीत रहा है। शर्मा ने फ़ोन किया। हमने त्योहार के दौरान ही जाल बिछाने का फैसला किया है। भीड़ हमें छिपने में मदद करेगी, लेकिन साथ ही ये उसके लिए भी एक मौका होगा। मीरा कुछ सेकंड चुप रही और फिर जवाब दिया, मैं रोहन और प्रिया को ले जाऊंगी, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हों। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चारों ओर कम से कम 6 सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी होंगे। त्योहार से पहले के हफ्ते में मीरा ने सब कुछ सामान्य रखने की पूरी कोशिश की। दिन में बच्चों को स्कूल ले जाना, रात में खाना खाना, बातें करना। वह नहीं चाहती थी कि वे दबाव या डर महसूस करें, लेकिन रोहन को शायद उससे ज़्यादा पता था। एक रात उसने उससे पूछा, अगर कोई मुझे फिर से पकड़ना चाहे तो आप क्या करेंगी? मीरा ने उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं किसी को तुम्हारे एक कदम भी पास नहीं आने दूंगी। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कंबल ओढ़ लिया। त्योहार के दिन सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं। स्टॉलों पर खाने पीने की चीज़ों से लेकर खेल और स्मृति चिन्ह तक सब कुछ था। मीरा ने एक चमकीले रंग का जैकेट पहना था ताकि पुलिसकर्मी उसे आसानी से पहचान सकें। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। उनकी आंखें नाचते हुए शेरों को देखकर चमक रही थीं। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी किसी भी संदिग्ध संकेत की तलाश में थीं। लगभग 1 घंटे बाद नेहा, जो भीड़ में ही थी, ने वॉकी टॉकी पर धीरे से कहा, एक चौड़ी टोपी और लंबा कोट पहने एक औरत पूर्व दिशा से आपकी ओर आ रही है, पहचान मेल खा रही है। मीरा का दिल सिकुड़ गया। उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए बच्चों को भीड़ भाड़ वाले खेल क्षेत्र की ओर ले गई। 6 पुलिसकर्मी तुरंत अपनी तयशुदा स्थिति में आ गए, एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाते हुए। वह औरत और करीब आ गई। वह एक गुब्बारे वाले के स्टॉल के सामने रुकी खरीदने का नाटक करने लगी, लेकिन उसकी आंखें रोहन पर टिकी थीं। शर्मा ने सभी को तैयार रहने का इशारा किया। जैसे ही वह हरकत करेगी, गिरफ्तारी का आदेश दे दिया जाएगा। अचानक शेरों का एक नाचने वाला समूह आया और दृश्य को बाधित कर दिया। जैसे ही समूह गुजरा, वह औरत गायब हो चुकी थी। पश्चिम की ओर एक सिपाही चिल्लाया। पूरी टीम तुरंत अलग हो गई। मीरा ने दोनों बच्चों का हाथ कसकर पकड़ लिया और बताए हुए रास्ते पर भागी, तो देखा कि वह भीड़ में से गुजर रही है। पीछे मुड़कर देख रही है, जैसे ये सुनिश्चित कर रही हो कि मीरा पीछा कर रही है। शर्मा ने इशारा किया कि बहुत करीब से पीछा न करें, ताकि उसे लगे कि योजना सफल हो रही है। उन्होंने रात के बाजार के पीछे एक छोटी सी गली तक उसका पीछा किया। वहां एक चांदी के रंग की वैन खड़ी थी, दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वह एक और बच्चे को अंदर धकेलने वाली थी, 3 पुलिसकर्मी तुरंत उस पर झपट पड़े। पुलिस है,
की आवाज़ गूंजी और साथ ही एक और साथी ने गली का रास्ता रोक दिया। वह जोर से छटपटाने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। तुम लोग कुछ नहीं समझते, मैं बस। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। शर्मा ने गिरफ्तारी का वारंट पढ़ दिया। मीरा बाहर खड़ी रोहन और प्रिया को कस कर पकड़े हुए थी। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन जब उसे ले जाया जा रहा था, मीरा ने देखा कि उसकी आंखें रोहन की ओर नफरत से नहीं बल्कि एक बहुत ही अजीब भाव से देख रही थीं, जिसमें अफसोस और दर्द का मिश्रण था। उसके दिमाग में एक सवाल उठा, आखिर ये औरत मेरे बेटे के लिए कौन है? जांच कक्ष में लाल निशान वाली औरत शर्मा के सामने बैठी थी। वह लगभग 40 से ज्यादा की थी। चेहरा दुबला, आंखें गहरी और नजरें रहस्यमयी थीं। तुम्हारा नाम? शर्मा ने पूछा। लता। उसकी आवाज़ बैठी हुई थी जैसे उसने बहुत समय से बात न की हो। मीरा एक तरफा शीशे के पीछे से देख रही थी। पकड़े जाने के बाद से उसने कोई डर नहीं दिखाया था, बस कभी कभी उस जगह की ओर देखती जहां वह जानती थी कि मीरा खड़ी है। शर्मा ने जारी रखा, तुमने ही राका और शीला को उन 2 बच्चों को अगवा करने के लिए काम पर रखा था, है ना? लता फीकी हंसी हंसी। मैंने उन्हें काम पर नहीं रखा। मैंने बस उनसे उन 2 बच्चों को वापस लाने में मदद मांगी थी। वापस कहाँ? वह काफ़ी देर तक चुप रही और फिर धीरे धीरे बोली, उनकी असली माँ के पास। इस बात ने पूरे कमरे को चौंका दिया। मीरा शीशे के पीछे थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शर्मा कुर्सी पर पीछे टिक गए। जरा साफ साफ बताओ। लता ने एक लंबी सांस ली। 11 साल पहले मैं एक बिचौलिए संगठन में काम करती थी जो निःसंतान जोड़ों को नवजात बच्चे बेचने का काम करता था। एक रात मुझे एक नवजात लड़का मिला। कागजात में लिखा था कि उसकी माँ उसे आनंदपुर के क्लिनिक में छोड़ गई है, लेकिन मैं जानती थी कि वे कागजात नकली थे। तुम्हें कैसे पता? शर्मा ने पूछा। क्योंकि उस समय मैंने अपनी आंखों से उस औरत को बच्चे को गोद में लिए बहुत रोते हुए देखा था। वह नर्स से उसे रखने की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने उन्हें अलग करने के लिए पैसे दिए थे। मीरा का गला भर आया। उस नर्स की बताई हुई कहानी उसके सामने आ गई। लता ने आगे कहा, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन इस मामले में मुझे बहुत पछतावा हुआ। कुछ साल पहले मैंने उस लड़के को ढूंढ निकाला। वह रोहन था जो एक अनाथालय में रह रहा था। मैंने उसे वापस लाने की सोची, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसका रिकॉर्ड बदल दिया गया और उसे उस लड़की के साथ कहीं और भेज दिया गया। शर्मा ने थ्योरियां चढ़ाईं। तुमने पुलिस को बताने के बारे में नहीं सोचा? लता ने व्यंग्यात्मक हंसी। उस समय मैं अभी भी उस पेशे में थी। अगर मैं मुंह खोलती तो मेरी जान भी नहीं बचती। मीरा सन्न रह गई। तो इसका मतलब है कि इतने समय तक रेड आई पूरी तरह से दुश्मन नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने बच्चों को अगवा करने के लिए लोगों को काम पर रखा, उसने सब कुछ खतरनाक बना दिया। शर्मा ने पूछा, तो वह असली माँ कौन है जिसका तुम जिक्र कर रही हो? लता ने सीधे शीशे की ओर देखा। वही है जो उस तरफ खड़ी मुझे देख रही है। मीरा कांप उठी। तुम दोनों बच्चों की माँ हो? लता ने आगे कहा। मुझे असली रिकॉर्ड से पता है, इससे पहले कि उसे मिटा दिया गया। पूछताछ के बाद शर्मा ने मीरा को एक अलग कमरे में बुलाया। मुझे लगता है कि वह कुछ हद तक सच बोल रही है, लेकिन उसके बयान की पुष्टि करनी होगी। हम रिकॉर्ड फिर से खंगालेंगे, उन दस्तावेजों को भी जो खो चुके माने जाते हैं। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अशांत था। एक हिस्सा विश्वास करना चाहता था, दूसरा डर रहा था कि सच्चाई कुछ और होगी। उस रात जब वह घर लौटी, मीरा ने रोहन और प्रिया को सोते हुए देखा। उनके चेहरे इतने करीब थे कि वे सगे भाई बहन लग रहे थे।
उसे हर छोटी छोटी बात याद आई। जिस तरह रोहन अपनी बहन की रक्षा करता था, जिस तरह प्रिया हमेशा अपने भाई से चिपकी रहती थी, सब कुछ जैसे खून में ही था। उसने फुसफुसाया, अगर यह सच है तो भगवान ने मेरे बच्चों को मुझे वापस लौटा दिया है। 3 दिन बाद डीएनए जांच का परिणाम आया। शर्मा ने फोन किया, मीरा, दोनों बच्चे तुम्हारे ही हैं। वह कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई, आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। इतने सालों की खोज, इतना दर्द, अब आखिरकार जवाब मिल गया था। लेकिन खुशी पूरी होने से पहले शर्मा ने आगे कहा, एक और बात है, 11 साल पहले तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अलग करने के लिए जिसने पैसे दिए थे, वह तुम्हारे ही परिवार का कोई है। मीरा सन्न रह गई। शर्मा ने फाइल मेज पर रखी, उनकी आंखें भारी थीं। सबके पीछे तुम्हारी माँ श्रीमती हेमा है। मीरा ने सिर उठाया। उसे लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। मेरी माँ शर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। हमें 11 साल पहले का एक बैंक स्टेटमेंट मिला है। बिचौलिए समूह को हस्तांतरित की गई राशि उसी दिन की है जब दोनों बच्चों का रिकॉर्ड बदला गया था। खाता श्रीमती हेमा के नाम पर है। मीरा चुपचाप बैठी रही, उसका दिमाग घूम रहा था। उसकी माँ की छवि सामने आई, वह मेहनती सख्त महिला जो हमेशा कहती थी कि वह अपने बच्चों से प्यार करती है। ये नहीं हो सकता, उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसने बैठी हुई आवाज़ में पूछा। शर्मा ने एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जवाब चाहिए तो तुम्हें खुद सामना करना होगा। उस शाम मीरा अपनी माँ के घर गई। श्रीमती हेमा आंगन में सब्जियां साफ कर रही थीं। अपनी बेटी को देखकर वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान मीरा का चेहरा देखकर जल्दी ही गायब हो गई। क्या बात है? मीरा ने सीधे पूछा। माँ, 11 साल पहले आपने मेरे नवजात बच्चों को क्यों दे दिया श्रीमती? हेमा रुक गईं। उनके हाथ रुक गए। तुमसे यह किसने कहा? मेरे पास सबूत हैं। मीरा ने फाइल मेज पर रख दी। रोहन और प्रिया दोनों मेरे बच्चे हैं। आपने उन्हें मुझसे अलग करने के लिए पैसे दिए थे। श्रीमती हेमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, उस समय तुम सिर्फ 18 साल की थीं, बिना शादी के, और तुम्हारे पिता भी नहीं रहे थे। रिश्तेदार ताने मारते थे, पड़ोस में बातें होती थीं। मुझे डर था कि तुम अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाओगी। डर था कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मीरा कांप उठी। तो इसलिए आपने मेरा सब कुछ छीनने का फैसला किया। आपको लगा कि उन्हें किसी अमीर को देना बेहतर होगा। उनकी आवाज़ भर आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे तस्करों के हाथ में पड़ जाएंगे। मीरा कड़वी हंसी हंसी। आप जानती हैं माँ, पिछले 11 सालों से मैं एक परछाई की तरह जी रही हूँ, अपने बच्चों को वापस पाने के लिए हर छोटे सुराग की तलाश में। माँ और बेटी बहुत देर तक चुप रहे। हवा की सरसराहट, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़। अंत में श्रीमती हेमा ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं वापस जा सकती तो मैं ऐसा नहीं करती। मीरा उठी, उसकी आवाज़ ठंडी थी। वापस नहीं जाया जा सकता माँ। अब मैं बस इतना कर सकती हूँ कि अपने दोनों बच्चों को अपने पास रखूँ और किसी को उन्हें फिर से छीनने ना दूँ। वह मुड़ी और आंगन से बाहर निकल गई, अपनी माँ को चुपचाप बैठे छोड़कर, जिन्होंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया था। उस रात मीरा ने नेहा को सब कुछ बताया। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें सच मिल गया है। भले ही यह दर्दनाक है, लेकिन अब तुम जानती हो कि पीछे कौन था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात रोहन और प्रिया की रक्षा करना और एक नई जिंदगी शुरू करना है। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दूर थीं। उसके दिल में दर्द अभी तक कम नहीं हुआ था कि एक और फैसला बन चुका था। वह यह कस्बा छोड़कर दोनों बच्चों को एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां कोई उन्हें नहीं जानता हो, ताकि वे फिर से शुरू कर सकें।
लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, शर्मा का फोन आया। लता तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है, अदालत जाने से पहले। मीरा कुछ सेकंड चुप रही और फिर सहमत हो गई। मुलाकात कक्ष में लता ने उसे बहुत देर तक देखा। अब तुम सब जानती हो, लेकिन याद रखना, अपनी मां को माफ करना। तुम्हारे खुद के सुकून के लिए है, इसलिए नहीं कि वह इसके लायक है। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठ खड़ी हुई। यह बात पूरे रास्ते उसके दिमाग में गूंजती रही। उस रात वह रोहन और प्रिया को गले लगाकर सोई। बाहर त्योहार के समापन की तैयारी में पटाखों की आवाज गूंज रही थी। मीरा जानती थी कि कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह कस्बा समापन समारोह के साथ जीवंत था। आसमान में गुब्बारों के गुच्छे छोड़े गए, पटाखों की आवाज बच्चों की हंसी में मिल गई। लेकिन मीरा के लिए आज सिर्फ एक त्योहार नहीं था। यह वह दिन था जब वह अपने और अपने बच्चों की किस्मत का फैसला करने वाली थी। उसने 2 सूटकेस में सामान पैक किया। रोहन और प्रिया बिस्तर के पास बैठकर एक दूसरे को और फिर उसे देख रहे थे। हम सच में दूर जा रहे हैं? प्रिया ने चिंता भरी आवाज में पूछा। मीरा मुस्कुराई, उसके बालों को सहलाया। हाँ, एक शांत जगह पर, जहां कोई हमें परेशान नहीं करेगा। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसने अपने बैग का पट्टा कसकर पकड़ लिया। जाने से पहले मीरा अपनी मां के घर गई। श्रीमती हेमा आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। सूटकेस देखकर वह समझ गईं, तुम हमेशा के लिए जा रही हो, मुझे फिर से शुरू करने के लिए एक जगह चाहिए। मीरा ने कहा, उसकी आवाज़ हल्की लेकिन दृढ़ थी। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। श्रीमती हेमा कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ एक लंबी सांस ली। मीरा के मुड़ने से पहले उन्होंने धीरे से पुकारा, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की कामना करूंगी। बस स्टैंड पर शर्मा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे एक लिफाफा दिया। यह रोहन और प्रिया को आधिकारिक रूप से गोद लेने के लिए सभी कानूनी कागजात हैं। अब कोई उन पर दावा नहीं करूंगी सकता। मीरा ने उसे लिया, उसकी आंखें भर आईं। सब कुछ के लिए धन्यवाद। शर्मा, मुस्कुराए जाओ, लेकिन याद रखना, अगर ज़रूरत हो तो बस फ़ोन करना। हम सब हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगे। बस चल पड़ी। खिड़की के बाहर कस्बा धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। वे नारियल के पेड़, लाल खपरेल की छतें और वह सड़क जिस पर उसने 11 साल तक अपने बच्चों को ढूंढते हुए अनगिनत बार चक्कर काटे थे। प्रिया ने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और सो गई। रोहन कुछ देर खिड़की से बाहर देखता रहा और फिर मुड़ा। माँ, क्या आपको कोई पछतावा है? मीरा ने अपने बेटे को देखा, धीरे से सिर हिलाया नहीं। मैंने जो कुछ भी किया वह आज के इस दिन के लिए किया। रोहन मुस्कुराया। पहली बार उसने उसे बिना झिझके माँ कहा। बस एक छोटे से तटीय कस्बे में पहुंची। मीरा ने एक साधारण सा घर किराए पर लिया, जिसके सामने गुलाबी फूलों की बेल थी। हर सुबह लहरों की आवाज़ और समुद्र की नमकीन महक पुराने शहर के शोर और दबाव की जगह ले लेती थी। उसने एक छोटा सा कैफ़े खोला, साथ में केक भी बेचती थी। नेहा कभी कभी मिलने आती, बच्चों के लिए सामान लाती। शर्मा अभी भी फ़ोन करके हालचाल पूछते, कभी कभी अपने चल रहे मामलों की तस्वीरें भेजते। रोहन और प्रिया जल्दी ही नए स्कूल में घुल मिल गए। रोहन अभी भी समझदार था, पहले की तरह अपनी बहन की रक्षा करता था। प्रिया अब ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी, अजनबियों से कम डरती थी। एक शाम जब माँ और बच्चे मेज़ साफ कर रहे थे, किसी ने एक पत्र भेजा। भेजने वाले का नाम नहीं था, बस कुछ पंक्तियाँ थीं। माफ़ करना भूलना नहीं है, बल्कि अपने दिल को हल्का करना है। माँ मीरा कुछ देर चुपचाप खड़ी रही और फिर पत्र को मोड़कर दराज में रख दिया। उसे नहीं पता था कि उसने माफ़ कर दिया है या नहीं, लेकिन वह जानती थी कि उसने आगे बढ़ने का फैसला किया है। अगले साल ठीक वसंत महोत्सव के दिन
मीरा रोहन और प्रिया को समुद्र तट पर पतंग उड़ाने ले गई। आसमान ऊंचा और नीला था। हवा तेज थी। रोहन आगे दौड़कर धागा खींच रहा था। प्रिया हंसते हुए उसके पीछे दौड़ रही थी। मीरा देखती रही। उसके दिल में एक नई भावना उठी। अब सिर्फ दर्द या खोने का एहसास नहीं था, बल्कि शांति और आशा थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार हो ही गए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मन की आवाज़ टीवी को और भी ऐसी ही रोज़मर्रा की दिल को छू लेने वाली और भावनात्मक कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिले। लाइक करना, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि प्यार फैल सके। नीचे कमेंट्स में अपनी भावनाएं व्यक्त करें, ताकि हम आपकी भावनाओं को जान सकें और एक दूसरे से और बातें कर सकें। अगली कहानियों में फिर मिलेंगे। सुनने और साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आप सब कहाँ से हमें देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपने विचार भी हमें ज़रूर बताइएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। हमें आपकी कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा।